हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। हम पिछली क्लास में जो प्रीवियस क्लास के अंदर जो पढ़ रहे थे हम जो प्रेरण प्रभाव पढ़ रहे थे अम्ल की सामर्थ्य पर किस प्रकार से प्रतिस्थापियों का प्रभाव पड़ता है। आज हम जो पढ़ेंगे जो प्रेरण प्रभाव है, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पूरा कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिलेट पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हो कार्बोक्सिलेट आयन से रिलेट पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे जो प्रेरण प्रभाव है वो कार्बोक्सिलेट आयन पर किस प्रकार से पड़ता है, किस प्रकार से पड़ता नहीं है। पहले देखते हैं कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण किस प्रकार से होता है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने किए थे इस टॉपिक से रिलेट उसमें मैंने बता रखा है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि कार्बोक्सिलेट किस प्रकार से होते हैं। कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसमें भी दो प्रकार से होंगे। एक तो वह समूह आपको देखने को मिलते हैं जिस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कहा था कि एक तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह देखने को मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह देखने को मिलते हैं। पहले हम वह समूह की बात करते हैं जो स्थायित्व को कम करते हैं, फिर हम देखेंगे स्थायित्व को बढ़ाने वाले यौगिकों के बारे में देखने वाले हैं। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है या प्लस आई प्रभाव वाले समूह, ठीक है, वह क्या करते हैं, इसके स्थायित्वों को कम करते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि वो ऋणावेश कारक है और जो ऋणावेश है पहले से ही वो क्या करता है, उसके ऋणावेश में और वृद्धि कर देता है। और वृद्धि कर देने का कारण क्या होता है कि उसका स्थायित्व कम करेगा और वो दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा और वो जो यौगिक है वो अणु रहेगा, आयन के रूप में नहीं देखने को मिलता है। आपको बात करते हैं, हम लिख लेते हैं इस बात को कि प्लस आई प्रभाव वाला या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, स्थायित्व को कम करते हैं क्योंकि ऋणावेश कारक होते हैं। ये क्या होते हैं, ऋणावेश कारक होते हैं। अतः यह अणु के रहते हैं और दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ये हमने किसी पे बात कर ली हमने वह समूह जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होते हैं। अब हम जो बात करने वाले बात करेंगे उन समूहों की जो स्थायित्व में वृद्धि करते हैं। ऐसे कौन से समूह होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आकर्षित समूह होंगे। जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह किसी भी कार्बोक्सिलेट आयन पर ऐड होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, उसके स्थायित्व में वृद्धि कर देते हैं। स्थायित्व में वृद्धि कर देने के कारण क्या हो जाता है, वो आयन के रूप में अधिक रहेंगे। किसके रूप में रहेंगे, आयन के रूप में अधिक रहेंगे और वह प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। इस बात को भी लिख लेते हैं। पहली बात ये, दूसरी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह स्थायित्व को बढ़ाता है तथा यह आयन के रूप में प्रबल अम्ल है। क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है।
ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, जैसे समझा है ना, थोड़ा और इसमें आप ऐड करके भी लिख सकते हो थोड़ा सा, और इसको अगर बड़ा आंसर हो तो उसको बड़ा आंसर के रूप में भी लिख सकते हो कि उसमें बड़ा हो तो। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। एक तो हम लेंगे यहाँ पर प्रोपोनोइक अम्ल लिखें, एक बेंजोइक अम्ल लेंगे। प्रोपोनोइक अम्ल देखते हैं, CH3 प्रोपेन बनाना है हमें इस प्रकार से। ये तो प्रोपोनोइक अम्ल है, इसको कार्बोक्सिलेट आयनिक रूप में चेंज करोगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। और ये जो होगा ना, क्या होगा, ये कार्बन की ओर होगा। और बेंजीन की बात करें, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो एक बार आप ये नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद हम कुछ और आयन के बारे में, उसके Ka के मानों की बात करने वाले हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे प्रतिस्थापियों की, अम्लों की बढ़ती हुई अम्ल सामर्थ्य के ए के मानों की हम बात करने वाले हैं। जो इसके जो मान है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे, हम उसकी बात करने वाले हैं। पहले बात करें हम ब्यूटेनोइक अम्ल की बात करते हैं। जो 1 नंबर पर है उसके जो कि ए का जो मान है वो 1.52 10⁻⁻5 है। फिर जो दूसरा दिखाई दे रहा होगा वो है यहाँ पर एथेनोइक अम्ल, 1.7575 10⁻5 है। दूसरा है फॉर्मिक अम्ल, जिसके जो कि ए का मान है 17.7 10⁻⁻5 है। और यहाँ पर है आयोडोमेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका 67.10⁻⁵ है। और इसी प्रकार से क्या होगा, 13 तक इसके मान दिए गए हैं। तो एक बार क्या कीजिए, आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और सभी के सभी मानों को लिख लीजिए। आपने जो कि ए के मानों को अच्छे से देख लिया होगा। और जब हम के मानों की जब बात करते हैं तो आपको क्या दिखाई देती है, बेंजीन की संरचना दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, बेंजीन की संरचना। जब बेंजीन की संरचना, इसको बोलते हैं एरोमेटिक अम्ल, कह सकते हैं इसको एरोमेटिक। और ये जो भी बनाते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक, इसको बोल दिया हमने एरोमेटिक अम्ल। क्या बोल दिया मैंने, एरोमेटिक अम्ल कह दिया। अब जब मैं इसकी बात करता हूँ तो बेंजीन पर और कोई समूह है CH3, क्या है, CH3 है, जो क्या करे, इलेक्ट्रॉनों का क्या करे, त्याग, या कैसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकृति समूह, तो त्याग करें, उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से होंगे तो वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उसको प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह हो। वह क्या करता है, वह एक जो काम करता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, एक तो क्या कर देगा, वो के के मान को क्या कर देगा, मान को कम, और सामर्थ्य भी क्या कर देता है, वो कम कर देता है। सामर्थ्य भी क्या कर देता है, वो कम कर देता है। और वह परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो दुर्बल अम्ल। क्या हो जाएगा, ये दुर्बल अम्ल हो जाता है। अब इसके विपरीत अगर मैं बात करूं, अगर कोई बेंजीन समूह से ऐसा समूह जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा हो, ग्रहण कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो, तो के के मान क्या करेगा, मान को बढ़ाएगा, सामर्थ्य भी अधिक करेगा।
और क्या हो जाता है, वो प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। पुनः देख लेते हैं भाई इसको। मैंने क्या कहा है कि कोई अगर बेंजीन समूह से ऐसा समूह जुड़ा हो, उदाहरण के लिए CH3, जो क्या हो, इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, आकर्षित करे, प्रतिकर्षित करे सॉरी, और इलेक्ट्रॉन का दे उसको त्याग करे, तो ऐसा समूह क्या करेगा, Ka का जो अम्ल सामर्थ्य मान को क्या कर देगा, कम कर देगा। सामर्थ्य को भी कम कर रहा है, अम्ल सामर्थ्य के मान को भी कम कर रहा है वो, साथ में क्या कर रहा है, वो दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा होता है। अब जो हम बात करें एरोमेटिक दूसरी बात करें समूह, अगर बेंजीन से कोई ऐसा समूह जुड़ा हो रहा है जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, अर्थात आकर्षित समूह है, तो वो क्या कहते हैं, अम्ल सामर्थ्य अर्थात कि एक मान को क्या कराता है, बढ़ता हुआ दिखाते हैं, उसको मान को बढ़ाता है। दूसरी बात करते हैं कार्बन बंध टूटने की बात कर लेते हैं। देखिए कई अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो बंध है ना, बंध वो कुछ इस प्रकार से टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य, मतलब हाइड्रोजन बंध किस प्रकार टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध। पर जब कई रिएक्शनों के अंदर क्या होती है, अभिक्रियाएं OH और कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह के मध्य टूट जाती है बंध का, हाइड्रोक्सिल समूह अलग हो जाएगा, कार्बोनिल समूह अलग हो जाता है, और फिर ये रिएक्शन करता है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम पढ़ने वाले हैं कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शनों के बारे में। अब देखिए जो हम बात करने वाले हैं, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की विरचन की विधि, अर्थात हम देखेंगे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। अब हम जो बात करने वाले हैं एल्किन, प्राथमिक अल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्किल, बेंजीनो ऑक्सीकरण, ये जो 4 रिएक्शन हैं, जब आप ऑक्सीकरण करने वाले हो इनका, तो KMnO4 H3O+, साथ में जब आप इनका करते हो गर्म इनको, तो हमारे पास क्या निर्माण हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण हो जाता है। तो पहला देखते हैं हम एल्किनों के द्वारा। एल्किन किस प्रकार से बनाता है, जिसमें आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे, तो हम बनाते हैं एल्किन, साथ में पहले कौन से KMnO4 H3O+, इसको क्या करना है आपको गर्म, तो क्या बना लेगा CH3COH ट्वाइस, ठीक है। इस प्रकार से क्या बना लेगा, ये एसिटिक अम्ल बना लेता है। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, प्राथमिक एल्डिहाइड व अल्कोहल जब बनाओगे, जो उत्पाद है लगभग समान बनने वाला है, तो प्राथमिक अल्कोहल लिख लेते पहले, और फिर एल्डिहाइड भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास तीसरी, दोनों जो रिएक्शन है उत्पाद सिमिलर बनने वाला है। गर्म कर दीजिए, क्या बनाएगा ये CH3CO, इसमें भी क्या बन रहा है, एसिटिक अम्ल बन रहा है। चौथी रिएक्शन देखते हैं, एल्किल बेंजीनों की बात कर लेते हैं। सिमिलर रहने वाला है इसमें भी, गर्म कर दीजिए इसको भी, इससे भी क्या बनाता है हमारे पास, बेंजोइक अम्ल। ये हो गई हमारी 4 रिएक्शन। 5वीं रिएक्शन देखिए हमारे पास, बात करते हैं हम मेथिल कीटोनों से। मेथिल कीटोन बना लेते हैं इस प्रकार से, H2 ले लीजिए, NOH ले लीजिए, H3O+ ले लीजिए, ये क्या बनाता है, बेंजोइक अम्ल। छठी रिएक्शन देख लीजिए, हमारे पास है साइनाइडों का जल अपघटन। एल्किल साइनाइड ले लीजिए, RCN, उसका क्या कराना है आपको, जल अपघटन, ये बना लेता है। क्या बना लेता है, RCOH बना लेता है।
फिर हम बात करते हैं ज्ञान अभिक्रमों का कार्बोलीकरण। ज्ञान अभिक्रम RMGX, CO2 ऐड कर लीजिए, यह हो जाता है RCOMGX। इसकी रिएक्शन भी हम जल के साथ करवा लीजिए, तो बना लेता है RCOH। अगली जो रिएक्शन है वो कार्ब लिथियम का कार्बोलीकरण। ये रहा कार्ब लिथियम। फिर इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करवाते हैं, ये बनाता है इस प्रकार से CO लिथियम, पुनः जल के साथ रिएक्शन, और ये बना लेता है CO। ये हमने टोटल देख लिया 8 रिएक्शन। इसके बाद कुछ 3 से 4 और रिएक्शन बचती हैं इंपॉर्टेंट, वो बाद में देखेंगे। पहले देख लीजिए, जब रिएक्शन कर रहे हैं ना, इनमें जो बात ध्यान देने योग्य है, तो आपको लगभग हर रिएक्शन में क्या दिखेगा, H3O+ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, H3O+ दिखाई देने वाला है। और लगभग नाम से ही हमें ज्ञात हो जाता है हमें रिएक्शन को किस प्रकार से करवाना है। जहाँ ये मेथिल कीटोनों की बात करता है, तो मेथिल बना लीजिए, साथ में हमने बेंजीन को निर्माण किया है। साइनाइड कभी अकेले नहीं आते, एल्किल के साथ जोड़ देते हैं, एल्किल साइनाइड का जल अपघटन किया तो जल अपघटन कर देना। फिर आती है ज्ञान अभिक्रमक RMGS, आपको पता होगा। कार्बनीकरण मतलब CO2 को ऐड करना। CO2 को ऐड करके आप किस प्रकार से बना सकते हो अपना कार्बोक्सिलेशन, कार्ब लिथियम। ये थोड़ा याद रख लेना कि कार्ब लिथियम को कुछ हम इस प्रकार से बनाते हैं। अगर ये वाला आपको अच्छे से याद होगी तो फिर ये कुछ इतनी हार्ड नहीं है। ऊपर वाले 4 रिएक्शनों की अगर आप बात करोगे तो चारों रिएक्शन में KMnO4 H3O+ उनको गर्म किया गया है। बस इतनी सी बात है कि जो पहला प्रोडक्ट है उसमें एसिटिक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, दूसरी व तीसरी रिएक्शन के अंदर 1 अणु बनता है, और चौथा थोड़ा डिफरेंट है जहाँ पर बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। आशा करते हैं जो आज का जो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारी रिएक्शन हमने बताया कि आप किस प्रकार से उससे आसान रूप में इसको कर सकते हैं, समझ कर उसको एग्जाम तक याद रख सकते हैं। फिर भी मन के अंदर कोई भी डाउट्स है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सलूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।